हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जो है जिसका नाम है क्रांतिकारियों का युग। ये जो आपका टॉपिक पॉइंट 3 है, इसमें 1830 से 1848 के बीच में जो भी गतिविधियां हुई हैं उसके विषय में बताया गया है। देखिए, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो थीं उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। अब इसमें दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, इटली जर्मनी के राज जो कि ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। जो कौन कौन लोग थे इसमें भाई? शिक्षित थे, मध्यवर्गीय के कुछ विशेष लोग थे, ज़्यादातर इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। तो देखिए, अगला जो है कि प्रथम विद्रोह जो हुआ वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। इसमें क्या होता है कि जो बुर्बे के राजा थे उन्हें 1815 के बाद जो रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएं वगैरह हुई थी उसके दौरान सत्ता बहाल किया गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था, उनकी सत्ता हटा दी थी और उनकी जगह क्या किया, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जिसकी अध्यक्ष जो थे वो थे लुई फिलिप। याद रखिएगा, जो संवैधानिक राजतंत्र बना था उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? लुई फिलिप था। अब यहाँ पे मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ये एक व्यंग था जिसमें वो बताना चाहते थे कि फ्रांस का जो है इनके ऊपर कैसा प्रभाव है, इन सभी देशों के ऊपर या इस पूरे भूभाग के ऊपर। देखिए, आगे हम चलते हैं। इसमें जुलाई की क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो था वो किससे अलग हुआ? नीदरलैंड से अलग हुआ। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि क्रांति जो हुई थी ये ब्रसेल्स में भी विद्रोह हुआ था। इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ? नीदरलैंड से अलग हो गया। अब एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह यह था कि यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। हम सभी जानते हैं भाई, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और प्रगति में यूनानियों की आज़ादी का संघर्ष जो था इसको आप 1821 में ही आरंभ हो गया था। यूनान में जो था राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला। इसमें यूनानी संस्कृति जिसको हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, इसमें कवियों और कलाकार जो थे यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की कि भाई ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध ये लोग खड़े हो गए। इन्होंने जनमत जुटाए। अंग्रेज कवि जो थे लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया। देखिए, वहाँ पे कवियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन चीज़ों में। और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। वहाँ 1824 में बुखार से इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। अब देखिए, हमारा अगला जो है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसमें क्या है, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ था। भाई, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति जो होती है वो एक अहम भूमिका निभाती है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत से राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग मिलता था। तो अब हम एक रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आम तौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क जो थे आपस में बातचीत करके, ये देखिए एक पिक्चर बनाई गई है, ये बनाई थी यूजीन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यूनिन डेलाक्रोआ द मैसेकर एट कियोस, और इन्होंने ये 1824 में बनाया था। ठीक है भाई, ये काफ़ी बड़ा चित्र था, लगभग 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर का, और एक घटना का चित्रित करता है। इसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। डेलाक्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र करते हुए इस चित्र को
बनाया था। इस चीज़ के द्वारा उन्होंने जो पीड़ाएँ हुई थी उसको व्यक्त करने की कोशिश की थी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, जो तर्क वितर्क करते थे, जो कवि तर्क वितर्क करते थे, उसमें विज्ञान का महिमा मंडन और उसकी आलोचनाएँ या उसकी जगह पे भावनाएँ, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया जाता था। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत जो कि जिसमें कि सभी की भावनाएं जुड़ी हों, सभी की संस्कृति हो, उसको एक बनाना और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाता है। क्योंकि भाई किसी भी राष्ट्र का एक अपना संस्कृति, एक अपनी सांस्कृतिक होती है जिसके द्वारा वो पहचाना जाता है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया। देखिए दार्शनिक जो थे, क्या क्या नाम था इनका, योहान गॉटफ्रीड और दूसरे क्या थे, रूमानी चिंतकों ने जो यहाँ पे दावा किया था, इसमें सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों को यहाँ पे बोला जाता था डास वॉक, इसमें ही निहित थी। राष्ट्र जिसको कि वॉल्केइस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से ये चीज़ें प्रकट होती हैं। अब देखिए इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। देखिए स्थानीय बोलियाँ या उन पे जो बल दिया गया, क्योंकि लोक साहित्य जो था उसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय भावना जो लोगों के अंदर है उसको वापस लाया जा सके। आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनसे कि अधिकांश जो निरक्षर थे, यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब एक स्वतंत्र भूक्षेत्र था, किंतु वहाँ की जो संगीत थी उसमें वो भावना अभी भी जीवित थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि कैरोल कोपेर्सिकी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजूर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी महत्व दी गई थी। अब आगे हम चलते हैं। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटा दिया गया था। भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। भाई अब जब दूसरी संस्कृति वहाँ पे आ चुकी थी तो उसने उनको अपनी संस्कृति विकासशील करनी थी। जैसे भारत में भी जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने अपनी संस्कृति लाने की, जो यहाँ का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ख़त्म करके उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई और उसके अकॉर्डिंग चलाया, जिसको हम आज भी एजुकेशन सिस्टम में फॉलो अप कर रहे हैं। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्य जिन्होंने कि राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों, बिशपों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया के जेल में भेज दिया था और उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से उनको क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी। देखिए अगला पार्ट है हमारा भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब देखिए जन विद्रोह, यहाँ पे लोगों ने विद्रोह क्यों किया था और क्या परेशानियाँ आ रही थी, इसके विषय में हम इसमें जानकारी लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियाँ हो गई थी। इसके बाद लोगों भुखमरी की हालात पैदा हो गए थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। देखिए 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, तो जो ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ती गई। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश आबादी जो थी वो शहरों की ओर आई और यहाँ पे जो गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब नगरों में क्या था, लघु उद्योगों को अक्सर इंग्लैंड से आए मशीनों से सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती थी, क्योंकि ये लोग जो बनाते थे वो महंगा पड़ता था भाई है, और वो जो मशीनों से बन के आता था वो सस्ता पड़ता था, इंग्लैंड से आता था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण का जो था वो महाद्वीप में सबसे ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनरीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। कृषक से सामंती शुल्क, एक तरह से टैक्स लिया जाता था, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का कई सारा बोझ होता था। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य भी वहाँ पे बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी।
देखिए ये कृषक विद्रोह का एक चित्र आपके सामने दिया गया है, ये वाला, कि किसानों ने कैसे विद्रोह किया था। आइए अब आगे जानते हैं। 1848 में ये विद्रोह हुआ था। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। यहाँ पे क्या हुआ, खाने पीने की कमी हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए। इसमें लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर कर दिया। लुई फिलिप जो था उसको भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय सभा जो था ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर जितने भी वयस्क पुरुष थे उनको क्या कर दिया, अधिकार दे दिया कि भाई आप वोट दे सकते हैं। और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में भी सिलेसिया में बुनकरों और उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा करवाते थे, अपना निर्मित करवाते थे, और दाम जो था वो बहुत कम देते थे। एक जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, विल्हेम वोल्फ, उन्होंने सिलेसिया के एक गाँव पे एक घटना को जो बयान किया है वो देखिए कैसे किया था, कि इन गाँवों में 18,000 आबादी वाली जो भी प्लेस था उसको गांव बोला जाता था एक तरह से। सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय व्यापक है। श्रमिकों की हालत बड़ी खस्ता थी। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी थीं। जो ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया था, कीमत गिरा दिया था। देखिए 4 जून को ऐसा होता है कि 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकलती है और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंचती है। वहां जाते हैं, गेट तोड़ के अंदर जाते हैं, धमकियां मिलती हैं इनको। अब ये क्या करते हैं, घर में घुसकर जो फर्नीचर था, चीनी मिट्टी वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे उनका घर को तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ लोग भंडार गृह में घुस जाते हैं, वहाँ से कपड़े के भंडार को लूट कर उसे फाड़ देते हैं, तार तार कर देते हैं। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग जाता है, पर उसे पड़ोस के गांव वाले भी शरण देने से मना कर देते हैं। 24 घंटे के बाद वो सेना बुला के लौट आता है और उसके बाद जो टकराव होता है, जो 2 गुटों जो वहाँ पे किसान थे या कारीगर थे और उनके बुनकरों और जो मालिक के बीच में विद्रोह हुआ, उसमें क्या हुआ, 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। देखिए अगला इसी में पार्ट है हमारा 3.3, 1848 उदारवादियों की क्रांति। तो ये जो उदारवादियों की क्रांति थी, इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। देखिए इसमें क्या हुआ, ये 1848 में जब कई सारे यूरोप देश जो थे वहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त थे। किसान मजदूर जो थे विद्रोह कर रहे थे। समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा जो थे वहाँ के, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्होंने क्या किया, एक गणतंत्र की घोषणा कर दी। और इसमें क्या था, जो पुरुष थे उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए या मताधिकार दिया गया। अब इसमें क्या था कि भाई यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राज्य राष्ट्र की अस्तित्व में नहीं आए थे, उसमें जैसे जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। अब इसमें क्या होता है कि जर्मन का जो एक बड़ी संख्या वाला राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित जो चुने हुए प्रतिनिधियों से वो उन्होंने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये जो संसद था सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। एक जर्मन राष्ट्र के लिए यह संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। अब देखिए जो राजा था वो संसद के अधीन था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को चार्ज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोध में थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद में सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से संसद जो था उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा विवादास्पद हो गया यहाँ पे, क्योंकि आंदोलन में बरसों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया था। महिलाएं जो थी अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकतें भी कर रही थीं। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान नहीं चुना गया।
अब इसमें एक शब्द आता है, नया शब्द देखिए, नारीवाद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच थी, मतलब एक समान अधिकार देने की, उस पे महिलाओं के अधिकार को और हितों का जो बोध होता है कि उनको समझाया कि आपके ये अधिकार हैं। देखिए ये जो इमेज है, इसको अभी हम देखें। देखिए ये जो इमेज है, ये सेंट पॉल की चर्च जो फ्रैंकफर्ट संसद बना था उसका एक रंगीन चित्र बनाया गया था, वही है। ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं जिनको कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पे मताधिकार से वंचित रखा गया था, तो जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने की इजाज़त दी गई थी। अब देखिए, रूढ़िवादी ताकतें जो थी 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता होगा। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भू दासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों से ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों और प्रभुत्व का जो रास्ता था वो धीरे धीरे साफ हो गया। देखिए विचारधारा एक शब्द आपको मिला, इसका अर्थ ये है कि एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह, जिनके की विचारधारा एक हो, मतलब विचार एक हो जिन लोगों के, उनको कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।